नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद अब महागठबंधन में शामिल जो पार्टियां हैं वो हार का आकलन करने में जुटी हुई हैं। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी आरजेडी ने आज अपने तमाम नेताओं और विधायकों के साथ बैठक की और हार की समीक्षा की। वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर खुलकर इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया। कांग्रेस के प्रदर्शन से साफ है कि कांग्रेस पार्टी महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है। कहा यह भी जा रहा है कि जो लहर तेजस्वी के पक्ष में या फिर कहें कि नीतीश के खिलाफ पूरे बिहार में बह रही थी, कांग्रेस उसे वोट बैंक में तब्दील करने में कामयाब नहीं हो पाई। अब ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाने वाले खुद कांग्रेस नेता हैं। तो सवाल यह है कि क्या कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के सपने को चूर कर दिया? क्या राहुल की रैलियों ने महागठबंधन को हरा दिया? महागठबंधन की सबसे कमजोर कड़ी साबित हुई है कांग्रेस। क्या महागठबंधन पर राहुल गांधी की रैलियां भारी पड़ गई? क्या राहुल के खराब स्ट्राइक रेट की वजह से तेजस्वी यादव इस जीत से दूर रह गए जिसको वो तय मान रहे थे? ये तमाम सवाल हैं, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि औपचारिक तौर पर कांग्रेस की ओर से भी ऐसा कोई बयान जारी नहीं किया गया और नहीं आरजेडी के किसी नेता ने फिलहाल कांग्रेस के खिलाफ कोई बयान दिया है। लेकिन कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने कम से कम इस बात को स्वीकारा है कि अगर कांग्रेस कुछ और थोड़ा और अच्छा परफॉर्म करती तो बिहार में महागठबंधन की सरकार बन जाती। तारिक अनवर से इंडिया न्यूज संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इसी बातचीत में उन्होंने बात कही। भाई, क्या लगता है कि कांग्रेस के जो खराब प्रदर्शन के कारण महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई? बिल्कुल, मैंने इस बात को स्वीकार किया है कि अगर थोड़ा भी हमारा परफॉर्मेंस बेहतर होता तो आज बिहार में महागठबंधन की सरकार होती। जो बिहार के लोग चाहते थे, बिहार के जनता चाहती थी, बिहार का युवक चाहता था कि बिहार में एक परिवर्तन की लहर थी, उसका लाभ हम लोग नहीं उठा पाए। तो ये बात तो सही है और इन्हीं चीज़ों पर हम लोग बैठकर विचार करेंगे कि कहाँ हमसे कोई चूक हुई है, कोई कमी रही है। तारिक भाई, आपने कहा है कि भाजपा गठबंधन एन केन प्राकरण बिहार चुनाव जीत गया, परंतु सही रूप से देखा जाए तो बिहार जो है वो चुनाव हार गया। बिल्कुल, जैसा हमने कहा अभी कि बिहार के लोग ये चाहते थे, क्योंकि हम लोग जब चुनाव अभियान में थे तो हम लोगों को पब्लिक मूड समझ में आ रहा था और लग रहा था कि लोग तब्दीली चाहते हैं। और ख़ासतौर पर जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया था, उस मुद्दे को लेकर नौजवान उनके पीछे खड़ा हो गया था और उस भावना को या उस सेंटीमेंट को भी हम अगर कैश नहीं करा पाए तो यह हम सब के लिए दुख की बात है। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर जो हमला किया है, कल जो है धन्यवाद जो कार्यक्रम था बीजेपी ऑफिस में, और परिवारवाद को लेकर बड़ा हमला किया। देखिए, मोदी जी के पास कहने के लिए और कुछ तो है नहीं, तो ले दे के परिवारवाद की बात करते हैं वो, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके जितने एलाइज हैं वो सब परिवारवाद से ग्रस्त हैं। भारतीय जनता पार्टी स्वयं ग्रस्त है। आप सिंधिया परिवार को ले लीजिए और कई ऐसे हैं, राजनाथ जी को ले लीजिए, कई ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनका परिवार सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा है, लेकिन वो उनको नजर नहीं आएगा। प्रधानमंत्री को सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद नजर आता है, उनको एलजेपी का नजर नहीं आता है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, अकाली दल है, उनको उसका नजर नहीं आता। लेकिन वो सिर्फ एक जो फोबिया है उनको, जो कहा जाए कि नेहरू और गांधी परिवार का, वो फोबिया उनको सताता रहता है। अच्छा, एक और खास बात है जिसको इस इलेक्शन के नतीजों के बाद कहा जा रहा है कि महागठबंधन सत्ता तक नहीं पहुंच पाया या फिर तेजस्वी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंच पाया। उसकी वजह यह है कि इस पूरे विधानसभा चुनाव में जब प्रचार चल रहा था तो इस दौरान जब भी तेजस्वी यादव रैली कर रहे थे तो उन्होंने कभी भी प्रधानमंत्री मोदी पर खुलकर या डायरेक्ट अटैक उन्होंने नहीं किया तेजस्वी यादव ने, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को तेजस्वी समझ रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी की छवि पर अगर वो हमला करेंगे, डायरेक्ट अटैक करेंगे तो महागठबंधन को नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जब रैली कर रहे थे अपनी, तो उन रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। इसको भी एक वजह माना जा रहा है कि महागठबंधन फिलहाल सत्ता से दूर रह गया। 2 लाख युवाओं को नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ युवाओं को नरेंद्र मोदी ने हर साल रोजगार देने का वायदा किया था।
पहले क्या करते थे दीपक जी? दिल्ली मेट्रो देखिए भैया, मुझे बताओ बिहार मेट्रो में आपने क्यों नहीं नौकरी ढूंढी? मेट्रो है ही नहीं। प्रधानमंत्री अपने आप को देशभक्त कहता है और पूरा देश जानता है कि चाइना की सेना हिंदुस्तान के अंदर। कैसा देशभक्त है ये? अच्छा, अब हम आपको यह बताते हैं कि कांग्रेस का ग्राफ कैसे गिरा है। मैं बिहार के ही 2 विधानसभा चुनावों को कंपेयर करूंगा, मेरे साथ में ग्राफिक्स चलेंगे। उन ग्राफिक्स के जरिए आप समझेंगे कि कैसे जो पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था बिहार में, यानी कि 2015 में, और अब जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हैं उसमें कांग्रेस का ग्राफ कैसे गिरा। जरा इसको देखिए। 2015 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस लड़ी थी 41 सीटों पर, और इस 41 में से 27 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जो एक बेहतर प्रदर्शन था कांग्रेस का स्ट्राइक रेट के लिहाज से। 66% ये स्ट्राइक रेट कांग्रेस का रहा था। लेकिन अगर हम इस बार कंपेयर करें तो इस बार वो स्ट्राइक रेट देखिए कितना नीचे गिर गया। 28% कांग्रेस का स्ट्राइक रेट है। पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस ज्यादा सीटों पर भी लड़ी, 70 सीटों पर लड़ी, पिछली बार 41 पर लड़ी थी, लेकिन सीटें जीती कम कांग्रेस ने। पिछली बार 27 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार जब 2020 का रिजल्ट आया तो कांग्रेस सिर्फ 19 सीटें 70 में से जीतने में कामयाब रही। और स्ट्राइक रेट देखिए क्या था, स्ट्राइक रेट था कुल 28%। और इसलिए हम कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस का यह कमजोर प्रदर्शन महागठबंधन की हार की वजह बना है? क्या ये जो कमजोर प्रदर्शन कांग्रेस ने किया, क्या इस वजह से जो महागठबंधन है वो सत्ता से दूर रह गया? एक और ग्राफिक मुझे लगता है कि हम प्ले करेंगे और उस ग्राफिक के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि विधानसभा का स्वरूप कैसा हो सकता था। 70 सीटों पर चुनाव कांग्रेस इस बार लड़ी है, 19 सीटें जीती है। लेकिन अगर पिछले प्रदर्शन को भी वो दोहरा लेती, यानी कि मैं बात कर रहा हूं 2015 के प्रदर्शन की, जब 41 में से 27 सीटें जीती थी, तब स्ट्राइक रेट 66% था। मान लीजिए कि इस बार स्ट्राइक रेट 50% भी होता, 50% भी होता, तो 70 में से 35 सीटें कांग्रेस जीत जाती। और 35 सीटें जीतने का मतलब होता अभी 19 जीती हैं, अगर 35 जीतती तो कम से कम 16 सीटें ऐड हो जाती। और महागठबंधन कितनी सीटों पर है? महागठबंधन है 110 सीटों पर। 110 में अगर हम वो 16 सीट और जोड़ देते तो हो जाता 126, यानी कि बहुत क्लियरली मेजॉरिटी आसानी से महागठबंधन को मिल जाती। यानी कि कांग्रेस का ये कमजोर स्ट्राइक रेट जो है, ये भी इस चुनाव में हार की बड़ी वजह बना है। और यही हमारा मुख्य सवाल भी है। इसी सवाल को लेकर अब मैं डिबेट ओपन कर रहा हूं। पहले मैंने आपको सारे फिगर्स दिखा दिए, सारे आंकड़े दिखा दिए कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, और बल्कि इसकी शुरुआत खुद कांग्रेस की तरफ से हुई है। खुद कांग्रेस के नेता तारिक अनवर इस बात को मान रहे हैं कि हां, कांग्रेस कमजोर रही, कांग्रेस का प्रदर्शन कमजोर रहा, और उसी कमजोर प्रदर्शन की वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया, 110 सीटों पर रह गया, सत्ता या सरकार इस बार नहीं बना पाया। कौन कौन है हमारे साथ पैनल में? मैं पैनल ओपन कर रहा हूं। गुरु प्रकाश जी हैं मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करने के लिए। मेरे साथ सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी की नेता हैं। मेरे साथ ऋषि मिश्रा हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और मेरे साथ बरखा शर्मा मेरी सहयोगी पटना से इस वक्त जुड़ रही हैं। आप सभी का इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं सारिका जी के पास चलूंगा। सारिका जी, आपको लगता है कि कांग्रेस का जो एक कम स्ट्राइक रेट रहा, या कांग्रेस का जो खराब प्रदर्शन इस बार रहा, इस वजह से पूरा का पूरा महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया? क्योंकि फाइट तो बहुत टफ थी, लेकिन बाद में जब नतीजे आए तो 70 में से सिर्फ 19 पर कांग्रेस रिजल्ट दे पाई, बाकी फेल हो गई 51 सीटों पर। देखिए, आज रिजल्ट चाहे जो भी आई हो, लेकिन अगर हम पिछला 2015 का रिजल्ट अगर देखें तो आपने देखा होगा कि उसमें उस टाइम में कांग्रेस की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही थी। तो जाहिर सी बात है कि जब भी सीटों का बंटवारा होता है वो पिछला परफॉर्मेंस देख करके होता है, और यही कारण था कि कांग्रेस के खाते में 70 सीटें गई थी महागठबंधन की। तो ये अब चूंकि रिजल्ट बिल्कुल विपरीत हो गई है, तो अब बहुत तरह से कयासें लगाई जा सकती है, बहुत सारे एलिगेशंस भी कांग्रेस में लगाई जा सकती है। लेकिन देखिए, महागठबंधन की एक विचारधारा होती है, और सबों का जो जिस तरीके से चुनाव में, प्रचार में समर्थन रहा, जैसा सहयोग रहा, सभी कार्यकर्ता लेवल से लेकर के अगर मैं नेताओं तक की भी बात करूं तो सबने अपनी ओर से पूरी मेहनत की, और वोटों की प्रतिशत भी काफी अच्छी रही। और हार की जो प्रतिशत रही वो अलग है कि जिसकी वजह से हमें सीटें वहां से नहीं निकल पाई। लेकिन ऑल ओवर अगर आप देखें महागठबंधन का, अगर मैं आरजेडी के बारे में बात करूं तो आप देख रहे होंगे कि 75 सीटें जो आरजेडी को मिली है, तो ये कहीं ना कहीं महागठबंधन की ये बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि आरजेडी आज नंबर 1 पार्टी के रूप में बिहार में निकला है। और अगर हम वोट प्रतिशत पे भी जाएं तो आप देखिए 23.11% जो वोट है। बिल्कुल, मैं सारिका जी आपकी सारी बात से एग्री कर रहा हूं, मैं सारी बात से एग्री कर रहा हूं आपकी। लेकिन देखिए, अल्टीमेटली चुनाव आप लोग क्यों लड़े थे, या चुनाव एनडीए क्यों लड़ा सत्ता में आने के लिए? 15 साल दूर रहे थे सत्ता में से। जी, सीटें हमें नहीं मिली, बावजूद इसके अगर आप नहीं, क्योंकि देखिए मेरा सवाल इसलिए भी है क्योंकि अब
खुद कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह की बातें उठ रही हैं। तारिक अनवर खुद इस बात को मान रहे हैं, कांग्रेस के नेता, कि हां कमी रह गई कांग्रेस की तरफ से, वरना महागठबंधन सत्ता से दूर नहीं होता। वो खुद इस बात को मान रहे हैं। और शिवानंद तिवारी जी भी ये इस बात को कह रहे हैं। शिवानंद तिवारी जी ने भी कहा है कि पार्टी को कांग्रेस के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए था, यानी कि कहीं ना कहीं कोई टसल थी, कोई विरोध था कांग्रेस को 70 सीटें देने पर। नहीं, देखिए वही तो बता रही हूँ ना कि जब हारने के बाद लोग बहुत सारे कयास लगाते हैं, विपक्षी दल या सत्ता में बैठे हुए लोग बहुत सारी बातें बोलेंगे, बट उन बातों का कोई मतलब नहीं होता। आप अगर देखिए तो जेडीयू की अपनी सीटें जो है -28 सीटें गई हैं, वो तो कहीं ना कहीं तो खामियाजा वो भी है उनका। उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी की बात हमेशा डे 1 से चल रही थी, तो देखिए जेडीयू आज बिल्कुल सिमट गया है। आज बीजेपी के आगे कहीं ना कहीं गठबंधन में, एनडीए के गठबंधन में बीजेपी को फायदा दिख रहा है, लेकिन जेडीयू तो सिमट गई है। जबकि आप हमारे महागठबंधन में देखिए, कल तक तो ये जेडीयू वाले ये दावा करते थे 2015 के इलेक्शंस में कि गठबंधन के हिस्सा वो थे, इस वजह से आरजेडी को सीटें अधिक आई थी। लेकिन देखिए हमारा स्ट्राइक रेट अभी भी अच्छा है, वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी के रूप में बिहार अभी भी है। जनता का अपार स्नेह और प्रेम मिला है, और मैं तो बिहार की जनता को हाथ जोड़ करके धन्यवाद करती हूँ कि एक 31 साल के युवक को जो प्यार और सम्मान उन्होंने दिया। आप देखिए कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो कद है वो उनके सामने छोटी हो गई। और ये तमाम चीजों में आप देख लीजिए, वोट प्रतिशत निकाल के देख लीजिए, 23.11% जो वोट है वो महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ आरजेडी को गई है। तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रही बात सीटों का जीत नहीं पाना, और ये तो ये सारी चीज। अच्छा, मुझे बताइए, आज सारिका जी आज बैठक हुई आरजेडी की, क्या उस बैठक में ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन रहा? अब जब देखिए हार होती है, एक गठबंधन की अगर हार होती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्कशन जरूर होता होगा कि क्या लूप होल्स रह गए, क्या कमियां रह गई। क्या ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन था कहीं पर? देखिए हमारे नेता या होना चाहिए, आपको लगता है ये पॉइंट ऑफ डिस्कशन? बाहर आए और पहली ये तमाम हार के बाद उन्होंने पहला उनका पीसी था, और उसमें उन्होंने बहुत चीजें मेंशन की जो कहीं ना कहीं टेक्निकली वो करेक्ट भी है। आप देखिए जो सीटों की प्रतिशत जो शुरू में रुझान आ रहे थे, जो बैलेट पेपर्स पे जो काउंटिंग थी, वहां पे हमें उम्मीद नहीं थी। हालांकि वो बैलेट पेपर की काउंटिंग हम सब जानते हैं कि एक तबका जो होता है वो बैलेट पेपर में वोटिंग करता है। नहीं, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं जो सवाल का जवाब जानना चाह रहा हूं, वो जवाब अपनी देरी में आपके पास आगे आऊंगा। मेरे साथ बाकी मेहमान भी हैं, ऋषि मिश्रा जी भी मेरे साथ हैं। ऋषि मिश्रा जी, आपको लगता है कि ये एक फैक्टर रहा, क्योंकि बहुत क्लोज फाइट हुई, बिल्कुल एंड टाइम तक, कहते हैं ना कि नेल बाइटिंग फाइट थी ये, एंड टाइम तक ये नहीं लग रहा था कभी कौन थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा था। आपको लगता है कि ये एक फैक्टर रहा होगा, कांग्रेस की कमजोरी एक फैक्टर रही जिसकी वजह से महागठबंधन सत्ता से दूर रह गया? बिल्कुल। मैं जब गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन हो रहा था और सीट शेयरिंग हो रही थी, तब जब आरजेडी ने कांग्रेस को 70 सीट दिया, उसी समय मैंने ऐतराज जताया था आपके चैनल पे भी और कई चैनलों पे, क्योंकि कांग्रेस के पास संगठन, ऐसी मजबूत संगठन नहीं है बिहार में, या ऐसा कोई एक बड़ा नेता नहीं है कांग्रेस का जो जिसका पूरे बिहार में प्रभाव हो। महागठबंधन का हार का 2 प्रमुख कारण मैं बताना चाहूंगा। एक तो कांग्रेस का स्ट्राइक रेट, आप 70 सीट पर लड़ते हो, 19 सीटों पर सफलता मिलती है, स्ट्राइक रेट 27% का है, लगभग 27% का है। क्या लगभग 27% स्ट्राइक रेट को आप क्या मानेंगे? आज जो महागठबंधन की जो लुटिया डूबी है वो सिर्फ कांग्रेस के कारण। आप देखिए लेफ्ट पार्टी 30 सीटों पे लड़ी है और लेफ्ट पार्टी 17 से 18 सीट जीत के आई है, और लेफ्ट पार्टी में भी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल देखिए, बिल्कुल ठीक है। मैं आपके पास में इसी स्ट्राइक रेट पर आपसे आगे चर्चा करूंगा। मैं लेफ्ट का भी स्ट्राइक रेट की बात करूंगा, मैं आरजेडी के भी स्ट्राइक रेट की बात करूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे ग्राउंड पर चलना है। मैं बस मुझे 30 सेकंड में आपके पास आ रहा हूं। सर अभी पूरा 1 घंटे की डिबेट है, आपके पास मैं आ रहा हूं, मुझे इसी पर चर्चा करनी है। बरखा मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है पटना से, ग्राउंड पर चूंकि वो हैं और वो लगातार इसको कवर भी कर रही हैं। बरखा, इसको लेकर मुझे लगता है चर्चा तो जरूर हो रही होगी, वहां से जरूर कोई कैमरे के सामने आकर नहीं बोल रहा होगा, लेकिन पीठ पीछे तो इस पर जरूर बात हो रही होगी कि भाई कांग्रेस की वजह से हार गए, नहीं तो सत्ता में आ जाते, सरकार बन जाती, तेजस्वी सीएम बन जाते। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा रोहित आपने कि पीठ पीछे देखिए इसकी चर्चा यहाँ पर जरूर की जा रही है। तेजस्वी यादव ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए यहाँ पर की थी, उनसे इसी बात को लेकर जब सवाल किया गया तो उनका ये कहना था इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं और ये अभी अहम मुद्दा नहीं है, काउंटिंग किस तरह से हुई है अभी हमें इस पर फोकस करना है, लोग क्या कहते हैं इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो वरिष्ठ नेता हैं रोहित, आरजेडी के एक बहुत वरिष्ठ नाम है, उनका अगर मैं यहाँ पर जिक्र करूं तो उस वरिष्ठ नाम की ओर से देखिए ऑफ कैमरा ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं कही गई थी कि देखिए
ऊपर से ही आदेश आया था कि 70 सीटें कांग्रेस को देनी है, तो हम कुछ कर नहीं सके। इसके अलावा एक एमएलए ऐसे थे जिन्होंने तो ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि हाँ, कांग्रेस को जब इतनी सीटें यहाँ पर दी गई हैं तो वो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब महागठबंधन के लिए बनी है। अगर वही सीटें बाकी पार्टियों के खाते में होती, आरजेडी के खाते में यहाँ पर होती, तो फायदा होता। तो इस बात का मलाल देखिए, आरजेडी को जाहिर तौर पर यहाँ पर है, और ऑन रिकॉर्ड न सही ऑफ रिकॉर्ड इस बात को बिल्कुल माना भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको यहाँ पर झुठलाने की कोशिश की जा रही है। ये और बात है कि कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो खुद इस बात को मान लेते हैं, लेकिन उनकी ओर से सिर्फ ये बात फिर से दोहराई जा रही है जो बार बार हर चुनावों के बाद होती है कि जो राजनीतिक चुनौती कांग्रेस के सामने है, जो परेशानियां हैं, उनको ठीक करने की जरूरत है। और ये बात शायद कहीं से गलत नहीं होती है। अगर हम यूपी का भी जिक्र कर लें और अब यहाँ पर बिहार का जिक्र कर लें, तो किस तरह से टक्कर देता हुआ महागठबंधन जरूर नजर आया, लेकिन कुछ महज चंद सीटों के चलते जो हार यहाँ पर नसीब हुई है, इसी वजह से सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। रोहित, बिल्कुल जाहिर सी बात है। बरखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। मैं चलता हूं अब गुरु प्रकाश जी के पास, बीजेपी के नेता हैं। गुरु प्रकाश जी, डबल युवराज कहा जा रहा था कि डबल युवराज वर्सेस डबल इंजन की, सर डबल इंजन, तो डबल इंजन जीत गया, ठीक है। डबल युवराज में एक ने तो अपना काम कर दिया, 144 पर लड़े, 75 सीटें ले आए, अच्छा स्ट्राइक रेट रहा। लेकिन राहुल गांधी की मैं बात करूं या कांग्रेस की बात करूं तो इनर रो फिर फेल हो गए। यूपी में भी ऐसे ही गठबंधन किया था, जब दो युवाओं की बात कही गई थी, वहां पर भी गठबंधन फेल रहा, और वहां पर जो सीटें हैं, कांग्रेस को 104 सीटें मिली, सिर्फ 7 सीटें यूपी में जीत पाए थे 2017 में, और ठीक ऐसा ही रिजल्ट अब यहां बिहार में भी दिया है। नहीं, देखिए, मैं अपने को पैनलिस्ट बातों को कहा था, उनके नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते जय हुए हैं, हमें विनम्रता है और आज आत्ममंथन चाहिए। निश्चित रूप से राज्य में आत्ममंथन हो। कांग्रेस तारिक अनवर जी का स्वागत है, उन्होंने ये भाषण दिया है। स्ट्राइक की बात आप कर रहे थे, तो आरजेडी के स्ट्राइक रेट की बात करते हैं, वो लोग 142 लड़के 70 हमारी पार्टी 110 लड़के 74 जीत, तो किसका स्ट्राइक कितना बेहतर है, डिबेट हो सकता है, लेकिन हमें स्वीकार करना चाहिए जो बिहार की भूमि है। जब देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि इस देश की राजनीति में परिवारवाद वायरस है, लेकिन बिहार में ये संभव था। बिहार की भूमि चाणक्य ने एक समग्र रूप से पिछड़े वर्ग से वाले चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बना करके ये सिद्ध किया कि बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जिसमें क्षमता होगी, जिसमें काबिलियत होगी, वो राजा बनेगा, कहा सकता है। और पिछले 15 वर्षों में इस प्रकार अनेकों सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, मैं उससे पिछले 15 वर्षों की बात नहीं कर रहा हूँ कि चुनाव रोहित जी कंस्ट्रक्टिव एजेंडे में चुनाव लड़ा गया। आप देखिए, जो पार्टियां, जो जाति संगठन, जो लोगों में जाति के नाम, धर्म के नाम, तमाम तरह का उपयोग सत्ता में आते थे, वो लोग मजबूर हो गए कि नौकरियों पे बात करना पड़ा, पब्लिक हेल्थ पे बात करना पड़ा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना पड़ा। तो जो राजनीति में बुनियादी परिवर्तन रोहित जी पिछले 6 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं, इससे पहले पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस होता था, अब पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस हुआ है। तो जो कि मैं बिहार का युवा हूँ, मेरा जन्म यही हुआ, मैं यही विश्वविद्यालय में पढ़ाता हूँ, तो मेरे लिए चुनाव बड़ा ही बुनियादी तौर पे एक परिवर्तनकारी चुनाव था। इस चुनाव में जो विमर्श थे, वो विमर्श बड़े सकारात्मक रहे। इसीलिए आत्ममंथन करना चाहिए। तारिक अनवर जी ने जो बयान दिया है, इसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन हालांकि इस पर मेरा टिप्पणी करना उचित नहीं है। कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है, कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी सोचना चाहिए। लेकिन गुरु प्रकाश जी, इस तरह का स्टेटमेंट देना इलेक्शन के बाद ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं मन में तो टीस रही होगी और शायद पार्टी फोरम में वो बात नहीं सुनी गई होगी। ये इस तरह की चीजें मुझे लगता है शायद दिखा रहा है, संतोष दिखा रहा है कुछ, शायद क्योंकि तारिक अनवर भी उन नेताओं में से हैं जो कि इस बात के समर्थन में नहीं थे कि कांग्रेस को 70 सीटें दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, तारिक अनवर जी बड़े नेता हैं, और जब उन्होंने कहा, तो देखिए 1995 के बाद, गौर फरमाइएगा रोहित जी, 1995 के बाद जितने भी चुनाव हुए हैं बिहार में, ऋषि जी मेरे इस बात से सहमत होंगे, कांग्रेस पार्टी 40 पे लड़े या 240 पे लड़े, 40 पे लड़े या 240 पे लड़े, उनका वोट प्रतिशत निरंतर गिरा है, उनकी सीटें निरंतर गिरी हैं। 2015 का एक अपवाद जरूर हो सकता है, लेकिन तब सोशल अरिथमेटिक, सोशल कोलिशन कुछ और था। तो निश्चित रूप से कांग्रेस का संगठन समाप्त हो गया है। कई हम लोगों के पास जानकारी आई भी थी कि पोलिंग बूथ पे उनके पोलिंग ऑफिसर्स, पोलिंग एजेंट तक नहीं थे। और ये तो पटना की बात कर रहा हूं मैं, तो समझिए ग्रामीण इलाकों में क्या स्थिति होगी। तो कांग्रेस को एक गहन आत्ममंथन, एक विश्लेषण करने की आवश्यकता है। ठीक है मेरे साथ जी 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 बोलिए, ऋषि जी बोलिए। रोहित जी, एक सवाल गुरु प्रकाश जी से एक सवाल है। पहले गुरु प्रकाश जी को शुभकामनाएं।
हाथ जोड़ लिए उन्होंने सर। हाँ, गुरु प्रकाश जी, स्वीकार। आप युवा धन्यवाद। हैं और शायद आप हाँ, आप युवा हैं। मुझे आपसे एक सवाल ये है कि बिहार में आज भी 3 साल का ग्रेजुएशन जो है 6 साल 7 साल में होता है। 15 साल से एनडीए की सरकार है। इस बार जनता ने आपको मैंडेट दिया है, क्या मुझे आप आश्वस्त करते हैं कि इस कार्यकाल में जो बच्चे को 3 साल का ग्रेजुएशन 7 साल या 6 साल में नहीं करना होगा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ऋषि जी, देखिए सबसे पहले तो आपका आदर पूर्वक धन्यवाद और आभार, आपने मुझे नेशनल टेलीविजन की शुभकामनाएं दी। और निश्चित रूप से आप वरिष्ठ हैं, परिवार से आप पुराने जुड़े रहे हैं, और पहली बार, जैसे मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी कहा, कि ये चुनाव बड़ा ही सकारात्मक और एक कंस्ट्रक्टिव एजेंडे के तहत लड़ा गया। हम लोगों ने रिपोर्ट कार्ड दिया ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, नालंदा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, तमाम क्षेत्रों में पहले से बुनियादी तौर पे एक अच्छा परिवर्तन, एक अच्छा संकेत देखा गया है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोग अपने स्वर्णिम काल में हैं। हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा था, जन जन की पुकार आंखने पर बिहार, ऋषि जी जो कमियां रही हैं, और मैं स्वीकारता हूं, मैं इसमें कहीं से भी आपको टेलीविजन पे रिजेक्ट नहीं कर रहा हूं। जो आपने कहा है, ये शिकायतें जरूर आ रही हैं, और इन शिकायतों पर निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले 6 से 7 महीनों में बिल्कुल समय और अवधि के अनुसार सब पढ़ाई लिखाई पूरी होगी और रोजगार को भी सुनिश्चित करने का काम करेंगे। ये तो हम भी यही हैं, आप भी यही हैं, आप हमसे सवाल पूछिएगा, हम देखेंगे। अच्छा ठीक है, मैं सारिका जी के पास चल रहा हूं। सारिका जी, मैं फिर से शिवानंद तिवारी जी ने जो कहा है मैं उस पर आना चाहूंगा। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को के सामने इतना नहीं झुकना चाहिए था। ऐसा क्यों कहा? क्या ये सहमति नहीं थी अंदर कि कांग्रेस को 70 सीटें दी जाए? नहीं, मैं फिर से यही बोलना चाहूंगी कि देखिए, गठबंधन की कुछ मर्यादा होती है, कुछ सीमा होती है, और अगर सीटों का बंटवारा होता है वो तो पिछला परफॉर्मेंस देख के होता है। आप भी इस बात को जरूर मानते हैं कि 2015 में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही थी वो बहुत ही बेहतरीन रही थी। जो लोग आज दावा कर रहे हैं कि उनका रेट हमेशा गिरा था, हर इलेक्शन में उनकी परफॉर्मेंस खराब रही थी, फिर कांग्रेस की तरफ से ये आरोप क्यों लगे? देखिए, क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस के कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको महागठबंधन के सपोर्ट के बावजूद भी 7-8 हजार 10 हजार वोट आए हैं। मुजफ्फरपुर में पारू ऐसी सीट है जहां कांग्रेस उम्मीदवार को 10 से 12 हजार वोट आए हैं। कांग्रेस ने सिर्फ इसलिए उम्मीदवार बनाया क्योंकि वह केंद्रीय मंत्री के पोता है, बेटा है। आप लालगंज में वैशाली के लालगंज में औरंगाबाद से उठा के टिकट दे देते हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को नहीं देते हैं। पटना में आप लव कुमार को दे देते हैं, नालंदा में आप गुंजन पटेल को दे देते हैं जिसका नालंदा से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे 1 दर्जन ऐसे सीट हैं जहां कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनका उस क्षेत्र से कोई लेना देना नहीं था। तो आप ऐसे करेंगे तो आपको बीजेपी को हराने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही पर्याप्त है। हम सिर्फ उनको सीटें दे सकते हैं, वो अपनी टिकटें किनको देंगे ये उनका अपना पर्सनल मैटर था। उसमें महागठबंधन की ओर से आरजेडी उसमें इंटरफेरेंस लेकिन नुकसान तो, लेकिन सारिका जी नुकसान तो उसमें हुआ ना आपका भी। माध्यम से कांग्रेस के आला कमान को मैसेज दे रहा हूँ। जीत उन 70 की 70 सीटों पे नहीं हो पाई है तो ठीक है, जीत नहीं हुई है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना, मैं तो ये कह रहा हूँ सारिका जी, देखिए इसमें नुकसान तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को हुआ कि नहीं हुआ। हार जीत की बात नहीं कर रहा हूँ। 10,000 12,000 कहीं 10,000 12,000 महागठबंधन के प्रत्याशी को वोट आता है। देखिए, अभी अगर आप बहुत सारी 10,000 12,000 महागठबंधन के प्रत्याशी ठीक है, मैं आप सबको रोकना चाहूंगा। इस वक्त नीतीश कुमार मैं आपको बता दूं कि जेडीयू के दफ्तर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हो। अब से कुछ देर में विधायकों के साथ वो बैठक करने वाले हैं, एनडीए की बैठक होने वाली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नीतीश कुमार की तस्वीर, जहां पर वो हाथ जोड़कर एक तरह से शुक्रिया अदा करते हुए अपने कार्यकर्ताओं का जेडीयू के दफ्तर पहुंचे नीतीश कुमार, और यहां पर अब से कुछ देर में अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार बैठक करने वाले हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। चुनाव में जीत मिली है और ये बीजेपी की ओर से भी स्पष्ट किया जा चुका है कि एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब अपने विधायकों के साथ इस समय नीतीश कुमार को आप देख सकते हैं जेडीयू के दफ्तर में पहुंचे हैं और अब से कुछ देर में बैठक होने वाली है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक शपथ ग्रहण को लेकर यह कहा जा रहा है कि 16 तारीख को यानी कि 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। लेकिन फिलहाल ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको पटना के जेडीयू दफ्तर की दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार अभी पहुंचे। ठीक है, मैं वापस डिबेट पर लौटता हूं और हम बातचीत कर रहे हैं कि क्या कांग्रेस की वजह से किसी तरह का नुकसान झेलना पड़ा। रोहित जी जी
मैं ऋषि जी। दो तीन ऐसे फैक्टर बता रहा हूं, दो तीन ऐसे फैक्टर ठीक, जैसे आप बोलिए। देख जी, मैं कंप्लीट कर लूं, हाँ, मैं कंप्लीट कर लूं बोलिए। कि जैसे आप देखिए कई ऐसे सीट है। जाले में आपको याद होगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को टिकट दिया गया, वहां पे कांग्रेस के पास अच्छे प्रत्याशी थे। एलन मिश्रा का पोता ऋषि मिश्रा पिछले चुनाव 2015 में 1500 वोट से हारे थे। आप उनका टिकट काट के एक बाहरी उम्मीदवार को दे दिया। उनकी नाराजगी नहीं झेलनी पड़ी, मैंने एग्जाम्पल दिया, लालगंज का एग्जाम्पल दिया, बांकेपुर का एग्जाम्पल दिया, नालंदा का एग्जाम्पल दिया। ऐसे कई सीट हैं जहां कांग्रेस के प्रत्याशी एमओआई समीकरण के सपोर्ट के बावजूद भी 10,000 15,000 वोट लाते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस के प्रत्याशी कितने कमजोर रहे होंगे। ऋषि जी, मैं इस पे यही बोलना चाहूंगी कि कांग्रेस ने किसको टिकट दी, ये अगर कांग्रेस के कोई प्रवक्ता आते और वो सफाई ज्यादा बेहतर दे सकते थे तो, लेकिन अगर मैं एज अ आरजेडी प्रवक्ता अगर मैं बात नहीं, देखिए सुनिए मैं राजद को भी कहना चाहता हूँ, आपने भी अपने बहुत महत्वपूर्ण सीटों को नहीं, सारिका जी ऐसे जाने दिया। और आई में ही आपके सुरेंद्र राय को आप टिकट देते तो वह सीट राजद के ऋषि जी, ऐसा हमेशा आपने माले को दे दिया। माले ने ऐसे आदमी को दिया जहाँ 15,000 मुसलमान वोट नहीं थे, आपने उन मुसलमान को टिकट दे दिया। करके बंटवारा होता है कि उन सीटों को हमें जीतना, और खास करके तब जब हमें सरकार में आना था, जब हमें गवर्नमेंट बनानी थी, तो ये तो खैर बिल्कुल ही आरोप बेबुनियाद है। जाहिर सी बात है, जिन भी सीटों पे बंटवारा होता है। सारिका जी आप वरिष्ठ नेता हैं, टिकट बांटने से पहले होमवर्क होता है। टिकट बांटने से पहले होमवर्क होता है कि किस सीटों में किसकी ताकत मजबूत है। होमवर्क करके टिकट दी जाती है। टिकट पैराशूट के उम्मीदवार को टिकट नहीं दी जाती है। और जब पैराशूट टिकटों को देंगे हम टिकट का बंटवारा हुआ है, जो भी तो हमारे यही हालत प्रत्याशी रहे होगी। हैं, जीत के उनके द्वार बारे पे में एक जाके कंप्लीट होमवर्क हुई है। आपके और इसके लिए आगे आप से छीन देख लिया लीजिए, गया। अगर आप देखेंगे तो जहां भी हमारे प्रत्याशी हारे। सारिका जी सुनिए मेरी बात, सारिका जी आपके प्रत्याशी को 12,000 13,000 वोट आते हैं, हारने का मार्जिन बहुत ही कम रहा है। कई सारिका जी 11, 12, 13 और 15 वोटों से वो हारे हैं। तो देखिए प्रतिशत निकाले हमारे महागठबंधन के आरजेडी के। मैं कांग्रेस के बारे में नहीं बोल सकती, मैंने इसके लिए पहले क्लियर कर दिया है कि अगर कांग्रेस के बारे में अगर आपको बात करना है तो आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से बात कीजिए, उनके नेताओं से बात करिए। आरजेडी का पक्ष मैं रख सकती हूं। नहीं, ठीक है, सुनिए सारिका जी मेरा सवाल, सारिका जी तकरीबन 11 से 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो महज 10, 15, 12 वोटों से हारे हैं। तो सारिका जी सुनिए, सारिका जी मेरा सवाल सुनिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ यही एक पैमाना होता है सीटों को बंटवारे को लेकर कि भाई पिछला चुनाव बहुत अच्छा था इसलिए? पिछले चुनाव और इस चुनाव में 5 साल हो जाते हैं। 5 साल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं। आमतौर पर जैसा मुझे पता है ऐसा होता है, पार्टी चुनाव से पहले एक इंटरनल सर्वे कराती है कि भाई कहां किस सीट पर क्या समीकरण बन रहा है। क्या सिर्फ यही एक पैमाना होता है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस 41 में से 27 सीटें जीत गई? अविनाश 5 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। 5 साल के बाद तो बीच में लोकसभा का चुनाव भी हो गया था, उसके बाद यूपी में चुनाव हो गया था, उसके बाद यूपी में देखा था 104 में से 7 सीटें कांग्रेस जीती थी। तो मतलब ये मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं इन चीजों को। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि पिछला परफॉर्मेंस देख करके ही सीटों का बंटवारा होता है। आप कहीं भी देख लीजिए, क्या किसी को उम्मीद थी कि बीजेपी को इतने सीटें आएंगी या जेडीयू इतने कम सीटों पे सिमट के रह जाएगा? जबकि पिछले 15 सालों से नीतीश कुमार जी इस सत्ता में बैठे थे, काबे से। और अब ये तो गुरु प्रकाश जी बताएंगे कि उनका पैमाना क्या है और उन्होंने क्या सोचा था। गुरु प्रकाश जी को इंटरनल सर्वे वगैरह होता है, कुछ नहीं होता है? बात वो कह रहे थे कि उनकी वजह से, बीजेपी की वजह से जो स्थानीय मुद्दों की बात आ रही थी। तो मैं तो कहूंगी कि गुरु प्रकाश जी को एक बार फिर से रिमाइंड करना चाहिए आपको हवाला दिया है, वहाँ राजद अच्छी स्थिति में थी। नीतीश कुमार जी के पारू में पिछले बार 65,000 वोट आया था 2015 में, और आई में सिटिंग विधायक थे। जाले में कांग्रेस 1500 वोट से 2015 में हारा था। अच्छा ठीक है, मैं इस पर गुरु प्रकाश जी से भी जवाब लूंगा। मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि बेसिकली पैमाना होता क्या है, क्योंकि चुनाव जो है वो जीत के लिए लड़ा जाता है, चुनाव हार के लिए नहीं लड़ा जाता। और कई ऐसे कैंडिडेट्स जो बहुत बड़े अंतर से इस बार हारे हैं, क्या उसकी वजह से, कांग्रेस के उम्मीदवारों की वजह से ये तेजस्वी यादव या महागठबंधन सत्ता से दूर रह गए? इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। ये जो खराब स्ट्राइक रेट है, लो स्ट्राइक रेट है, इसी ने तेजस्वी यादव को सत्ता से दूर कर दिया। इस पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दूसरी तरफ बिहार में अब सरकार गठन की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। अब से कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे थे। हमारे संवाददाता ऐश्वर्या जैन वहीं पर मौजूद थे, वहां से उन्होंने रिपोर्ट भेजी। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
के बाद पहली बार एनडीए को बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार अब जेडीयू के दफ्तर यहां पर पहुंचे। आप देख सकते हैं हाथ हिला के अभिवादन करते हुए और जेडीयू के दफ्तर के अंदर प्रवेश करते हुए। कुछ ही देर के बाद जेडीयू की विधायक दल की बैठक जेडीयू कार्यालय में यहाँ पे शुरू होने वाली है और इसी के चलते नीतीश कुमार पटना में जेडीयू के दफ्तर पहुंचे हैं। तमाम विधायकों से वो मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि कार्यकर्ताओं से भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार मुलाकात कर सकते हैं। इसी बीच नीतीश कुमार और तमाम बड़े जेडीयू के नेता यहां पार्टी ऑफिस में मौजूद रहेंगे और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि आगे की रणनीति जेडीयू द्वारा तय की जाएगी। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ ऐश्वर्य जैन, इंडिया न्यूज, पटना। परिणामों के बाद तो सरकार गठन की तैयारियां वहां पर तेज हो गई हैं। सारिका जी, आज अभी नीतीश कुमार है वहां पर, सरकार गठन की तैयारियां चल रही हैं। अगर स्ट्राइक रेट थोड़ा सा अच्छा होता कांग्रेस का या पिछली बार वाला ही होता 66%, तो इस बार शायद तेजस्वी यादव होते, यहां पर तस्वीर बदली हुई होती। आज क्या होता है उन बातों पे अगर हम ना जाए तो मैं जब बस इतना ही मंथन में तो यही सब होता है ना सारिका जी, जब मंथन होता है तो यही सब होता है। सर आंखों पर है, किंतु ये तो बात जरूर है कि बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी को बहुत प्यार और बहुत समर्थन किया और अभी भी मैं तो यही कहूंगी कि बिहार की जनता उनको अपना नेता मानती है। दूसरी ओर मैं ये भी कहूंगी कि जिस तरीके से हम लगातार हर सभाओं में बोल रहे थे 10 लाख नौकरियों की, जहां की 4.5 लाख नौकरियां तो हम बता रहे थे कि अभी है बिहार गवर्नमेंट दे सकती है, तो ये बहुत बड़ी चुनौती जो सरकार बनाने जा रही है उनके लिए भी होगी कि 4.5 लाख 10 लाख नौकरी के बदले में उन्होंने बोला था कि 19 लाख नौकरियां देंगे। तो हम तो चाहते हैं कि बिहार क्या विकास हो, कल भी हम यही चाहते थे और सरकार चाहे जो बने, हम तो बिहार की नहीं, देखिए क्यों ये बात सब मान। देखिए एक चीज और है क्योंकि राहुल गांधी ने जो रैलियां भी की, गुरु प्रकाश जी, राहुल गांधी ने जो रैलियां भी की, उसमें राहुल गांधी ये नहीं बता पाए कि वो क्या करने वाले हैं, बिहार को लेकर उनका क्या विजन है। वो ये बताते रहे, देखिए प्रधानमंत्री तो पुलवामा की बात करते हैं, प्रधानमंत्री तो सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं, वो यहां नेशनल मुद्दे क्यों उठा रहे हैं, वो यहाँ ये मुद्दे क्यों उठा रहे हैं। जिसको जो अपना मुद्दा रखना है वो रखेगा। राहुल गांधी अपने मुद्दे लोगों को बीच समझाने में कामयाब नहीं रहे। क्या आपको लगता है ये भी एक फैक्टर हो सकता है? राहुल गांधी जी कांग्रेस के उपाध्यक्ष के रूप में 10 से ऊपर स्टेट हार चुके हैं, अध्यक्ष के रूप में लोकसभा चुनाव हार चुके हैं, स्टेट हार चुके हैं। तो उनसे राजनीतिक विमर्श में सीरियसनेस की अपेक्षा रखना कि कितना हद तक सही है तो भविष्य बताएगा। लेकिन अभी ये डिबेट में ब्रेक में जाने से पहले आपने मुझे कुछ प्रश्न किया था कि किस आधार पर आप लोग टिकट देते, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं जवाब बिल्कुल। क्योंकि देखिए जैसे कि कह रहे हैं कि पिछले चुनाव के आधार पर, पिछले और इस चुनाव में तो 5 साल का अंतर होता है और मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसी पार्टी जो सारे अपने विधायक रिपीट करती है, उन विधायकों का भी अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, किसने काम किया, किसने नहीं किया, किसकी जनता के बीच में क्या लोकप्रियता होती है। यहाँ तो 5 दिन में चीजें बदल जाती है, 5 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है। नहीं रोहित जी, अच्छा, और ये एक बहुत ही गहन चर्चा का विषय है और इस पर अगर चर्चा होगी निष्पक्ष रूप से तो हम लोग सब लाभान्वित होंगे इससे। कल की जो प्रधानमंत्री जी का जो भाषण है भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, वो बड़ी इंस्ट्रक्टिव स्पीच है। उसमें से एक चीज जो निकल के आई है, उन्होंने कहा कि जनता का सेवा करने का मौका उसी को मिलेगा जिसमें समर्पण भाव होगा, जो वाकई में कुछ करेगा। तो किसी भी वर्डिक्ट से ये जो है ऑब्जर्वेशन टेस्टिफाई होता दिखता है। हुआ क्या है, जब देश में इतने लंबे अरसे तक और बिहार में भी इतने लंबे अरसे तक कांग्रेस और उनके साथी दलों का शासन रहा है, उन्होंने राजनीति में एक प्रकार से भोगवाद को संस्थागत करने का काम किया है। राजनीति में आना क्या मतलब, जो परिपाटी आजादी से पहले थी, राजनीति में सादगी, राजनीति में त्याग, वो सब खत्म कर दिया ना। इन्होंने 3 वायरस, जो मैं मुख्य रूप से कहता हूं, परिवार, कारोबार और श्रृंगार, इन 3 वायरस को संस्थागत करने का काम इन लोगों ने किया। जहां तक हमारी पार्टी की बात है, हम एक आइडियोलॉजिकल कार्डर बेस्ड पार्टी हैं और टिकट देने वक्त जो चीजें हम लोगों के सामने आती है वो मेरिट, कॉम्पिटेंस, विनेबिलिटी, पॉपुलैरिटी, लीडरशिप कैपेसिटी और कमिटमेंट टू द कॉज। ये व्यक्ति प्रतिनिधित्व मिलने के बाद लोगों के प्रति कितना कमिटेड रहेगा, इन सब चीजों पे हम लोग दिख के आते हैं। हमारी कोई परिवार आधारित या जाति आधारित पार्टी नहीं है, हम लोग कार्डर बेस्ड पार्टी है और उसी आधार पर हम लोग चयन करते हैं। लेकिन हम लोग को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करना चाहिए। मैं भी देख रहा हूँ राजद की जो हमारी साथी प्रवक्ता है, ग्रेसफुली एक ग्रेस और एक विनम्रता से एक्सेप्ट करिए, कंसीड करिए और कहिए कि हम एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन की भूमिका निभाएंगे। अभी भी वोट प्रतिशत के आधार पे, सीटों के आधार पे, 2015 के डेटा के आधार पे ये चीजें ठीक नहीं है। जनता समझदार है। बिहार की जनता को आप लोगों ने जो एक
हवाई वादे किए थे, ये 10 लाख नौकरी उन्होंने नहीं खरीदा है। हम लोग ऑन द कॉन्ट्री 19 लाख रोजगार सृजित करने की बात करते हैं। जब सृजन की बात कर रहे हैं तो हम लोगों ने एक बजट दिया, ब्लूप्रिंट दिया, रोड मैप दिया, विजन दिया, एक्शन दिया। तेजस्वी यादव जी खुद एक भी दिन नौकरी नहीं की, खुद एलिजिबल तक नहीं है किसी नौकरी में अप्लाई तक करने के लिए, उन नौकरियों का सपना दिखा रहे हैं। हम लोगों ने कहा बजट दिया, ब्लूप्रिंट दिया, तो मैं तो चाहता हूं कि इनको एक्सेप्ट करें ग्रेसफुली, विनम्रता पूर्वक, और विपक्ष में आए, सवाल खड़ा करें। हम लोगों से रिपोर्ट कार्ड मांगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट मांगे। रोहित जी ठीक है सारिका जी, पहले आप कह रही हैं, आप अपना स्टेटमेंट रखिए, फिर मैं ऋषि जी के पास मैं दो तीन बात कहना चाहता हूँ। ऋषि जी, ये सारिका जी के लिए सवाल था, उनके पास आ रहा हूँ, फिर मैं ऋषि जी के पास चलता हूँ, आपके पास आता हूँ। जी रोहित जी, हमारे बीजेपी वाले प्रवक्ता जो है बहुत सधी हुई भाषा बोल रहे हैं, बोलने की कोशिश इनफैक्ट जरूर कर रहे हैं वो, लेकिन इनकी बातें बिल्कुल वैसी ही हैं। बातें हैं, बातों का क्या। सबसे पहले तो उन्हें परिवारवाद के बारे में जो मैं उसका जवाब दे दूं कि परिवारवाद के नाम पे तो गुरु प्रकाश जी खुद एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं। इनके पिताजी कोई ऐसे कहते ना घाट बचा नहीं होगा जहां उन्होंने पानी नहीं पिया होगा, या यूं कहूं मैं तो कोई ऐसा दल नहीं बचा होगा जहां से उन्होंने अपनी सर्विस नहीं दी होगी। अलग बात है। अब इन्होंने ये बात कहा कि इनको हर चीजें प्लेट में तो सच के मिल गई हैं, जो कहते हैं ना पिताजी का लाभ इन्हें भी प्राप्त हो रहा है, तो परिवारवाद की बात में ना करें। दूसरी बात, इन्होंने जो 9वीं पास की जो बात की, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि आप संविधान में विश्वास रखते हैं या संविधान को फाड़ने वाले लोगों में विश्वास रखते हैं? अगर आप संविधान में विश्वास रखते हैं गुरु प्रकाश जी, तो ये भाषा आप कभी नहीं बोलते, क्योंकि 172 आर्टिकल में स्पष्ट लिखा हुआ है कि लोकतंत्र में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, और सारी डिफरेंट। तो अगर आपने कभी नहीं पढ़ा है तो कम से कम जाके 172 आर्टिकल जरूर पढ़ लीजिएगा। तो परिवारवाद के बारे में बात करने के लिए या आप क्वालिफिकेशन के बारे में बात करने के लिए आप कम से कम, मुझे नहीं लगता है कि आपके मुंह से ये सुनने में अच्छी लगती है। आप जितने परिपक्व बोलते हैं तो उसको अगर मेंटेन करके रखें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए, अब इस बात को मानिए गुरु प्रकाश जी, बिहार की जनता ने फुल मैंडेट जो है ना तेजस्वी यादव जी को दिया है, और इसका प्रमाण है 23.11% जो वोट है वो आरजेडी को गई है। ये बहुत बड़ा प्रमाण है, आप इसे इनकार नहीं कर सकते हैं। देखिए, रिजल्ट चाहे जो हुआ, लोकतंत्र का एक बात है कि जीती हुई सीटों के साथ सरकार बनाया जा सकता है, वो हम मानते हैं, उसको हम स्वीकार करते हैं, और हम जनता को हाथ जोड़ करके धन्यवाद भी देते हैं। और आप तो बना रहे सरकार, और विपक्ष में हम रहेंगे, एक अहम भूमिका में रहेंगे। जो कमाई, दवाई, सिंचाई की बात हम करते रहे हैं उसको आपको याद दिलाते रहेंगे। जो 19 लाख नौकरियों की आप बात करते रहे हैं उसकी याद दिलाते रहेंगे आपको। जो बिहार की विकास, महिला सशक्तिकरण की आप बात करते आए हैं उसकी भी याद हम आपको दिलाते रहेंगे। तो डगर इतना आसान नहीं है गुरु प्रकाश जी। हमारी जो भूमिका है, हमारा जो दायित्व है, हमारा जो भी कर्तव्य है, उसको वहन करने के लिए हम तैयार हैं, चाहे पक्ष में रहें या विपक्ष में रहें। अपनी हम जो भी हैं वो चीजें समझते हैं। ठीक है, आपको भी ये समझना होगा कि ये चुनौती जो है आने वाले टाइम में फेंकने का और जुमलेबाजी करने का जो बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है उसको देश भी जानती है और बिहार की जनता भी जानती है। आप सत्ता में किस तरीके से, ठीक है, मुझे ऋषि जी के भी पास जाना है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम है, मुझे सबको समय देना है। सारिका जी, ऋषि जी आप अपनी बात रखिए। अब आप क्या कह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। सुमित जी, मैं पर्सनल अटैक जो हो रहे हैं उससे मैं दुखी हूं। पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। जो 3 फेज में चुनाव हुआ सुमित जी, 3 फेज में चुनाव हुआ, फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज, थर्ड फेज। फर्स्ट फेज में महागठबंधन को काफी लीड था, लेकिन सेकेंड फेज में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने जंगल राज और जंगल राज के युवराज का जो भाषण दिया, वो कहीं न कहीं जो महागठबंधन के जो वोट बैंक है उसके विपरीत में काउंटर पोलराइजेशन हुआ है, जिसका फायदा एनडीए को हुआ है। आप टैली देखेंगे तो सेकेंड फेज में एनडीए और महागठबंधन में बराबर की लड़ाई है, और थर्ड फेज में महागठबंधन बिल्कुल बैठ गई है। इसका कारण एआईएमआईएम है। आप सीमांचल में देखिए, 14 सीटों पे एआईएमआईएम चुनाव लड़ी, जिसमें 11 सीट पे महागठबंधन को हराने का काम किया और 5 सीट एआईएमआईएम जीत के आई है। तो कहीं ना कहीं 2 प्रमुख कारण मुझे लग रहा है, 3 प्रमुख कारण लग रहा है। एक कांग्रेस, दूसरा एआईएमआईएम, तीसरा नरेंद्र मोदी का एग्रेसिव अप्रोच, खासकर जंगल राज को लेकर उन्होंने जो
भाषण दिया जंगल राज का युवराज, तो काउंटर पोलराइजेशन हुआ है। काउंटर पोलराइजेशन एमवाई समीकरण के पक्ष के विपरीत में काउंटर पोलराइजेशन हुआ, जिसके कारण थर्ड फेज में आप देखेंगे कि महागठबंधन और एनडीए का जो सीट टैली है, मैं इसको सारिका जी से पूछ लेता हूं। सारिका जी, आपने अभी इसका एनालिसिस किया है कि राहुल गांधी ने जहां जहां जो रैलियां की हैं उसका कितना फायदा है, कितना नुकसान हुआ उसका, ऐसा कुछ अभी एनालिसिस किया है कि नहीं किया? नहीं किया तो मैं बताता हूं फिर। नहीं रोहित जी, अभी एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, बहुत सारी बातों पे हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि अभी बहुत ज्यादा टाइम बीता नहीं और हम लोग चीजें देख रहे हैं बैठ के, तो आत्ममंथन भी होगा, तमाम चीजों पे डिस्कशन होगा, कहाँ क्या कमियां रह गई, सीट बंटवारे में कहाँ कमी रह गई, प्रत्याशियों को चुनने में कहाँ कमियां रह गई। एक मोटा फिगर मैं आपको बता दे रहा हूं, फिर आप मुझे आगे इस पर जवाब दीजिएगा। 8 जिलों में 49 सीटें कवर की राहुल गांधी ने, जिन उन 49 में से सिर्फ 12 जीते हैं, 37 पर हार हुई है। 24.4 ये स्ट्राइक रेट है। ये स्ट्राइक रेट आपको नहीं लगता कि हार की वजह है? इस विषय पे मुझे एक पॉइंट हो सकता है हार की वजह का, और इस विषय पे मुझे लगता है कांग्रेस वाले आपको ज्यादा बेहतर जवाब दे सकेंगे। मैंने पहले भी बोला। अच्छा, महागठबंधन में इस पर कोई बात नहीं होती है? महागठबंधन में ठीक है, जो है वो हम अपने ओर से उन तमाम बातों पे मंथन करेंगे कि हमने अगर उनको 70 सीटें दी तो कहाँ हमसे गड़बड़ हो गई या क्या हो गई, वो हमारा आत्ममंथन होगा। लेकिन अगर कांग्रेस के हर एक प्रत्याशी के बारे में बात करने की बारी आती है तो मुझे नहीं लगता कि मैं सक्षम हूं कि मैं उनके प्रत्याशियों के बारे में कोई बात बोलूं या उनकी कहाँ कमियां रही उस विषय पे मैं कोई टिप्पा टिप्पणी करूं। इसके लिए तो बेहतर होगा कि आप उन लोगों से ही बात करें। लेकिन हाँ, महागठबंधन के वो एक हिस्से है तो उस विषय पे हम जरूर आत्ममंथन करेंगे कि हमारे महागठबंधन में जो सीटों का बंटवारा हुआ वो कहाँ क्या गड़बड़ी रही। पार्टी फोरम में इस फैसले पर कोई अफसोस है कि भाई क्यों 70 सीटें दे दी हमने कांग्रेस को? इस पर कोई अफसोस, किसी तरह का कोई दुख? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अभी तक तो ऐसा कोई भी किसी पार्टी के उच्च स्तरीय लोगों के द्वारा इस तरह की बात कोई बोली गई होगी। अभी तक तो हमें ना तो ऐसा कोई आधिकारिक रूप से जानकारी है और ना ही अन्य भी किसी भी माध्यम से इस तरह की बात हम तक पहुंची है। अच्छा, मैं लास्ट स्टेटमेंट आपसे चाहूंगा, क्या सीधे शब्दों में जानना चाहूंगा, क्या नुकसान हुआ कांग्रेस की वजह से? नहीं, महागठबंधन को सत्ता से दूर रह गए कि नहीं कांग्रेस की वजह से? सीधे शब्दों में रोहित जी दिख रहा है कि 110 सीटों पे हम हैं और हम जो कहते हैं ना 12 सीटों से कमी है, हमें नुकसान हुआ है। और वो किन कारणों से नुकसान हुआ उस पे हम चिंतन कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है अभी हम उस फुल मैंडेट में नहीं है कि हम सरकार बनाएं, तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसे विषय हैं जिसपे हम मंथन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जो आपके गठबंधन के बाकी सहयोगी हैं, जो लेफ्ट वाले हैं, उनको 29 सीटें मिली, 29 में से देखिए 16 जीत गए। वो क्या जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने बैटिंग की चुनावी पिच पर। जाहिर सी बात है कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा और कहीं ना कहीं धन्यवाद है उनको कि आज अगर हम 110 पे हैं तो उनका इसमें जरूर है कि बहुत बड़ा योगदान रहा है। कांग्रेस की भी देखिए टीम होती है ऋषि जी, एक टीम होती है, वो टीम तभी जीतती है जब विकेट कीपर अपना काम करता है, बैट्समैन अपना काम करता है, बॉलर अपना काम करता है और फील्डर अपना काम करता है, तभी जीत मिलती है। ऋषि जी, ठीक कह रहा हूं? मैं बिल्कुल एग्जाम्पल देना चाहता हूं आपको। बेतिया, चंपारण एक जगह है बिहार में जहां बीजेपी बिल्कुल फाइट में नहीं थी, लेकिन अंतिम दौरों में बीजेपी ने अपने संगठन का पूरा ताकत लगा दिया। और हम जितने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं ये उम्मीद कर रहे थे कि 9 सीटों में से बीजेपी कम से कम 1-2 सीट ही जीत पाएगी। लेकिन अब मैं आपको बताऊं संगठन क्या चीज होता है। संगठन की ताकत के कारण एनडीए 9 में से 8 सीट जीत के आई है बेतिया में। ये होता है संगठन। बिना संगठन के आप कोई भी चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को अपने संगठन को मजबूत करना होगा और ऐसा एक नेता डेवलप करना होगा जिसका पूरे बिहार में प्रभाव हो। आपके नेता अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं और आप उसको राष्ट्रीय नेता बनाए हुए हैं। कई ऐसे नेता बिहार में हैं जो राष्ट्रीय लेवल पे अपना जमानत नहीं बचा पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नेताओं से मुझे यहीं पर एंड करना है। मैं एक लास्ट कमेंट गुरु प्रकाश जी से। गुरु प्रकाश जी, आपका एक लास्ट कमेंट। नहीं, देखिए रोहित जी, मैं सुन रहा था सारिका जी की बातों को और विशेष विषयांतर होकर के जिस प्रकार व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई, मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, मैं उसकी निंदा करता हूं। जिस प्रकार उन्होंने मुझ पे, मेरे पिताजी के ऊपर जो कहा है, ये बहुत ही सतही बात है। विषय से विषयांतर होकर के ये बातें कही गई हैं, ये नहीं करनी चाहिए। उनके सामने एक लंबा राजनीतिक करियर है और मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। लेकिन ऋषि जी से भी वो सलाह ले सकती है और आप भी उनको सलाह दे दीजिएगा कि पारिवारिक रूप से व्यक्तिगत टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। उनके सामने लंबा राजनीति लंबा करना चाहिए। हम विजयी हुए, हम में विनम्रता है और किसी से हमें प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं
सारिका जी को पुनः शुभकामनाएं देता हूं कि उनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है, सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाए। इसके लिए आपका आभार और ठीक आपका है अभिनंदन। गुरु प्रकाश जी, सारिका जी, ऋषि मिश्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल कुल मिलाकर स्थिति ये है कि ये अलार्मिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि देखिए 2017 में यूपी में किस तरह का प्रदर्शन रहा कांग्रेस का, 104 में से सिर्फ वो 7 सीटें जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए फिर से एक अलार्मिंग सिचुएशन था, और अब बिहार में जो स्ट्राइक रेट कांग्रेस का है 70 में से सिर्फ 19 सीटें जीतने का, ये कहीं ना कहीं बार बार अलार्मिंग सिचुएशन है, बार बार अलार्म है कांग्रेस के लिए कि कहीं ना कहीं अंदर जो सांगठनिक तौर पर है कुछ गड़बड़ चल रही है। और जब कांग्रेस के नेता खुद इस बात को सामने लाने लगे तो फिर जाहिर सी बात है सोचना बनता है।